मेरा मानना है कि शायद एक बार अख्तर साहब को चांस मिलना चाहिए। देखिए, एक नेता के अंदर तो खूबी सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गरीब से गरीब, किसी भी पंचायत का हो या किसी भी गाँव का हो, वो जाके ईज़ी से उसके साथ मिल पाए। उसकी बात को वो नेता सुने, उसको समझे और उसकी माली हालत को देखते हुए या उसकी जो सही और गलत की परख रखते हुए उसके साथ सही इंसाफ करके वो दे दे। सर देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं एमआईएम का कट्टर हूँ या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए, चूँकि हम लोग उसको पहले सपोर्ट किए हैं, तो हम समझते हैं कि एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाले हैं, बहादुरगंज विधानसभा के समेसर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी यासीन साहब हमारे साथ हैं, जो कि सिर्फ मुखिया प्रत्याशी ही नहीं है बल्कि उन युवाओं के लिए एक मिसाल हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। हम सारी चीजों पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका केडीवी लाइव में शुक्रिया अदा करते हैं। खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। चूंकि आप मुखिया का चुनाव भी लड़े हैं, हम चाहेंगे कि राजनीतिक चीज़ों पर भी आए, लेकिन सबसे पहले आपने जो एक बड़े बिजनेस को खड़ा किया है, मार्बल लाइन में आप एक बेताज बादशाह हैं और बेंगलोर के इसमें भी आप किए हैं बहुत सारी चीज़ें। हम चाहेंगे कि बिजनेस का कुछ गुण पहले हमारे युवाओं को ले दिया जाए कि आजकल के जो हमारे साथी है जो चाहे किसी चीज़ में हो वो बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में अपना नाम बनाना चाहते थे, वो कौन सा मूल मंत्र है जो उसमें वो सफल हो सकते हैं? देखिए, बिज़नेस में सबसे अच्छा चीज़ है कि भई पहले तो आप ईमानदारी अपनाएँ, उसके बाद आप मेहनत करना सीखें। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइम की कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको टाइम की कीमत की अंदाज़ा है और आप सही और थोड़ी बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है तो हम उसको बर्दाश्त करें, सुनें, उसको सही करें। सही तरीके से अगर हम चलेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो बिज़नेस में इंशाअल्लाह हर आदमी सक्सेस हो सकता है। आज आपका एक बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा मकाम है माशाल्लाह। आप जिस लेवल पर है तो कुछ लोगों का सपना होता है कि उस लेवल पे आए। इस संघर्ष जो सफलता की कहानी होती है उसे दुनिया अपने आप देख लेता है। हम चाहेंगे कि इस सफलता से पहले जो संघर्ष की कहानी थी, क्या एक बैग सारी चीज़ें आपको मिल गया या फिर आपने एक संघर्ष किया? नहीं, नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है। ऐसे आराम से ईज़ी से नहीं मिला है हमको कुछ, बहुत कुछ। हमने पहले बेंगलोर गया तो हम भी लेबर क्लास ही थे और हम लेबर क्लास से ही काम शुरू किए। उसके बाद थोड़े कुछ लोग मारवाड़ी दोस्त थे मेरे, उन लोगों के साथ में जब से मेरा राब्ता हुआ, उन लोगों ने मेरे बिज़नेस के लिए कुछ न कुछ कहता रहा। उसके हिसाब से मैंने बिज़नेस चालू किया, हालाँकि बहुत लिमिटेड पैसे मतलब 2-3 लाख 5 लाख रुपया से मैंने बिज़नेस शुरू किया था और वो शुरू करने के बाद ही कुछ दोस्तों का सपोर्ट से कुछ जो मेरी पार्टियाँ थी वो हमारे व्यवहार के हिसाब से मुझे ऑर्डर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे काम किए बेंगलोर में और अभी भी इंशाअल्लाह बेंगलोर में मेरा अच्छा काम चल रहा है। हम जिस जगह पे खड़े हैं आपकी ये फैक्ट्री है, इसमें क्या नाम है इस फैक्ट्री का? नेशनल क्लासिक टाइल्स एंड मार्बल। नेशनल क्लासिक टाइल्स एंड मार्बल, जो कि कॉलेज चौक बहादुरगंज में है। 2-3 लाख से अपने बिजनेस में शुरुआत की थी और फिर आगे बढ़े तो अब बढ़ता चलेगा। हर किसी के ज़िंदगी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई होता है जो उसे उस मुकाम तक ले जाने में सहयोग करते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो या फिर सलाह के तौर पर हो। क्या आपके साथ ऐसा रहा कि किसी को आप कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मेरे अम्मी और अब्बू की दुआ है और उन लोगों के कर्म के हिसाब से हदीस भी है कि जिसके माँ-बाप बहुत अच्छा करते हैं, उसको बहुत अच्छा फल भी मिलता है। सबसे पहले तो मैं मेरे माँ-बाप को ही देना चाहूँगा। मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ दिया है और मेरे दोस्त जो हैं, जितने भी सारे दोस्त मिले मुझे, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, मैं उसका आभारी हूँ। समेसर पंचायत से आप मुखिया का चुनाव भी लड़े थे। समथिंग 900 कुछ वोट भी आप लेकर आए थे और पहली दफ़ा आप चुनाव के मैदान में थे। कैसा रहा चुनाव के दरमियान की जो बातें होती है, जो माहौल होता है, चूँकि पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे थे आप, पॉलिटिक्स जिसे कहता है उससे एक अनजान चेहरा डायरेक्ट आते हैं और चुनाव के मैदान में कैसा लगा? जैसा सोच रहे थे वैसा था या फिर यहाँ की जो दुनिया थी वो अलग लगा? देखिए, पहले की सोच के हिसाब से तो नहीं उतर पाया मैं, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि पहला ही आया, जैसे आपने कहा कि भाई पहले ही आए, पहला ही आया और पहले में ही लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। जो वोट दिए, जो नहीं दिए उसने भी मेरे लिए दुआ तो ज़रूर किया है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। 2024 में हमें मौका मिलेगा कि हम सांसद का चुनाव करें। कई सारे चेहरे जो होंगे हमारे बीच होंगे, मास्टर मुजाहिद साहब, अख्तुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, दिलीप वैशाल साहब। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करना चाहें कि किसको आप सही मानते हैं? गलत की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन सही किसे मानते हैं आप? देखिए, सही और गलत तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर आदमी अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी जगह पे अच्छे हैं।
तो हम ये नहीं, सही गलत तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक बार अख्तर साहब को चांस मिलना चाहिए। अख्तर साहब को क्यों अख्तर साहब को चांस मिलना चाहिए? और कुछ चीज़ें हो कि एक लीडरशिप के अंदर हमारे इलाके में चूँकि आप जो रहते हैं तो बहुत सारे लोग फरियाद लेकर आते हैं, अलग-अलग चीज़ों को लेकर। किसी को बेटी की शादी दिलाना है, तो किसी को कोई केस मुकदमा में फँस गया तो उस हिसाब से मदद चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। तो हमारे यहाँ का जो लीडरशिप वो किस एतबार से होना चाहिए? एक नेता के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, एक नेता के अंदर तो खूबी सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गरीब से गरीब, किसी भी पंचायत का हो या किसी भी गाँव का हो, वो जाके ईज़ी से उसके साथ मिल पाए। उसकी बात को वो नेता सुने, उसको समझे और उसकी माली हालत को देखते हुए या उसकी जो सही और गलत की परख रखते हुए उसके साथ सही इंसाफ करके वो दे दे। बातों के दरमियान जब आपसे बात होती है तब कई दफ़ा आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ जो 2-3 समस्याएँ काफ़ी है। सीमांचल में अधिकतर आबादी मुसलमानों की है और जो हमारे बच्चे मदरसों में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे पढ़ाई-लिखाई होती है। दुनियाई मामले में हम कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं। चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे बच्चे जब तक वकील नहीं बनेंगे, जब तक इंजीनियर नहीं बनेंगे, जब तक पुलिस में नहीं जाएँगे, तब तक हम बराबरी कैसे कह सकते हैं? इसको लेकर कोई कुछ मैसेज हो जो आप देना चाहें? सर देखिए, इस ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि देखिए आज मदरसे में जो हमारे दीनी उलमा है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। इसमें कुछ लोग आज मदरसे को एक धंधा बना लिया है, जो ख़ास के प्राइवेट मदरसा है, जो कहीं भी खोलने का उसको अनुमति मिल जाता है, कहीं भी खोल ले, कहीं भी बैठ जाए, हम चंदा करके लेके आते हैं, बच्चे हमारे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है उसको। उसका चंदा मुकम्मल होना है, या हमारे समाज के यहाँ जो मदरसा है, उस मदरसे में जो ज़िम्मेदार को वो अपने साथ में लेके जाता है, उस ज़िम्मेदार को भी ये सोचना चाहिए कि हम जो इस मौलाना साहब के साथ जा रहे हैं चंदा करने के लिए, क्या ये मौलाना सही से हमारे मदरसे को पहले चला रहा है? पहले वो खुद तजवीज़ कर ले, फिर वो उसके साथ चंदा करने जाए। चंदा करना ईज़ी है, लेकिन मदरसे को, दीन को फैलाने के लिए मदरसा बहुत ज़रूरी है। मगर मदरसे में दीन के अलावा दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हम लोगों को दीनी दुनियावी दोनों तालीम चाहिए। आज हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम भी दीनी तालीम घर पे दे रहे हैं, मौलाना आ रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे कि मेरे बच्चों को अगर मदरसे के बच्चे के साथ खड़ा कर दिया जाए, तो शायद बेहतर ही पढ़ के सुनाएगा। अब कुछ मसले होते हैं मदरसे में कि भई आप मदरसे को सबसे पहली बात कि जब जलसा करता है या चंदा करता है, वो लोग मदरसे में पहले तो ये आप एक बात बताइए कि मदरसे में जब भी कोई आदमी किसी को पगड़ी देता है कि भाई हाफिज़, आलिम, कारी, फाजिल जो भी देता है, अब उसका एग्ज़ाम कहाँ होता है? उसका टेस्ट क्या कौन करता है? क्या उस गाँव के, उस समाज के 10 आदमी बड़े लोग बैठ कर के उसकी कुछ तजवीज़ किया है, उसका कुछ एग्ज़ाम लिया है? हमारे बेंगलोर में भी मदरसा है, हमने बेंगलोर में भी देखा है। बेंगलोर में क्या करता है, हर जुमा को एक बच्चे को छोड़ा जाता है। वो तरावी वो खुतबा पढ़ाएगा, वो नमाज़ पढ़ाएगा, वो बयान करेगा। हर एक लेवल पे हर एक दिन आपको अगर आपको कुछ पूछना हो तो बच्चे को बुला के आप पूछ लीजिए, आपको इजाज़त है और आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप बोल देंगे तो आपको बोला जाएगा कि भई आप इतना बजे आइए और आप बैठ के जो सवाल है आप कीजिए बच्चे से। हम लोग यहाँ पे देखे ही नहीं है, किसको पगड़ी देता है, कहाँ देता है, कैसे हाफिज बनता है, आज पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मदरसों को लेकर जिसमें सुधार होने की ज़रूरत है, चूँकि हमारा कौम जो है काफ़ी पीछे जा रहा है और हिंदुस्तान में हम तरह-तरह चीज़ों में सताए जा रहे हैं। एक इसमें और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा आपको, जैसे मैं स्कूलों से भी ये कहना चाहूँगा, स्कूल में अगर कोई बच्चा उर्दू लिखता है, तो उसको हम उर्दू लिखने के ऊपर अच्छा मार्क्स क्यों देते हैं? उसका हम बराबर से एकदम चेक करेंगे कि सही लिखा है तो सही मार्क्स देंगे, गलत लिखा है तो गलत देंगे। अगर हम सही गलत की तजवीज़ करेंगे, तो हमारा बच्चा उर्दू में इंटरेस्ट लेगा, पढ़ेगा और हम चुपचाप अगर मार्क्स दे देंगे, तो वो तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा कि हमको तो ऐसे ही मार्क्स आना है। ये एक चीज़ गलत होता है। और हमारे जो भी आज आप देखेंगे कि आज कोई भी जलसे में आप गए भी होंगे, बहुत सारे जलसे में, आप मुझसे ज़्यादा गए होंगे। जलसे में जैसे ही शेर व शायरी चालू होता है, लोग बैठते हैं। जैसे ही बयान शुरू होता है, आप निकल जाते हैं। लोग निकलना चालू हो जाता है, क्यों? आपकी बातें लोगों को क्यों नहीं पसंद आती है? क्योंकि देखिए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, मेरा मानना है कि हुकूकुल इबाद जो है, वो इस्लाम में 75% और हुकूकुल्लाह जो है वो 25% ही है, क्योंकि हुकूकुल्लाह सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है। वो अल्लाह बेशक जाने, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद के हिसाब से आज कोई मौलाना तकरीर नहीं करता है, सिर्फ डराता है। आपने अगर अपनी बहन का हक मार लिया, आपने अपने भाई का हक मार लिया, आपने किसी से उधारी लेके हक मार दिया, आपने किसी के
ज़मीन पे दखल अंदाजी कर ली और कुछ कर लिया। ये सब चीज़ के हिसाब से सिखाया जाना चाहिए हमारे समाज को। बहुत लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मौलवी या हर मौलाना इस तरह से है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, अच्छे हैं तभी हम जिंदा हैं आज, नहीं तो हम नहीं रहते, ये धरती नहीं रहती। बेशक कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन चाहिए हमारे समाज को कि सुधार करे कि भाई हराम हलाल की परख और तमीज़ हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हलाल खाएंगे ना तो आपकी ज़बान में वो तासीर देगा अल्लाह ताला कि आपकी बात को सुनेगा। एक चीज़ है कि सारी मदरसों की पर बात हुई, हमारी सारी चीज़ें पढ़ाएँगे। स्कूलों की अगर हम बात करें, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। उसका कारण है कि हम मास्टरों को बदनाम करें या सरकार को बदनाम करें, लेकिन हमारी जो यहाँ की अवाम है, वो अगर चाहे तो जो मीटिंग होता है, जो कमेटी होती है, वो गाँव के ही लोग होते हैं। लेकिन अगर आप जाकर के कहेंगे कि चलिए एक मीटिंग कर लेते हैं, तो किसी को वक़्त नहीं है। लोग सोचते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है? कहीं न कहीं हमारा समाज भी इन सारी चीज़ों को लेकर पीछे है। सर देखिए, समाज के हर आदमी को जागरूक होना ज़रूरी है, और जहाँ भी दीनी या तालीमी मुहासरा होगा वहाँ हमको हिस्सा लेना ही पड़ेगा। हम जाएंगे, हम हमारे जहन में जो बात है हम उसको कहेंगे। हमारी बात रखे ना रखे वो बात बात की बात है, लेकिन हम रखे तो सही। हम तो रखना ही नहीं चाहते हैं, हमारा टाइम ही नहीं है। आज हमारा शादी है, भोज है, हमारा ये काम है। बहुत आदमियों को ऐसा देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं है, लेकिन उसको बहुत काम है, और ऐसे ऐसे जगहों जाने के लिए उसको टाइम नहीं है। बाकी सबके लिए बहुत टाइम है। तो हमारा इस जिम्मेदारी बनता है कि हम ऐसे जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम अपनी बात को वहाँ पे रखें। हम अपनी बात को जब तक रखेंगे नहीं तो हमारा सुनेगा कौन? चूँकि अगर हैसियत के एतबार से बात करें तो अल्लाह ने आपको जो नवाजा है, मैं समझता हूँ उससे आप खुशी होंगे। तो आपकी जो सर्किल भी है, मैं समझता हूँ कि उसी तरह के लोगों से होगा। चूँकि ईसाइयों में एक चीज़ है कि कमिश्नरी चलती है उन लोगों का कि अगर एक ग्रुप होता है, लगातार एक चीज़ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है। दहेज का जो चल पड़ा है, ये काफ़ी दहेज का जो चलन चल पड़ा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा इस बात को। देखिए, आज जो बाइक दहेज में जाता है, बुलेट जाता है, जितने बुलेट मैं बेंगलोर में देखा उतने बुलेट हम हमारे एरिया में देख रहे हैं। और ऐसे-ऐसे लोगों को बुलेट मिलता है जिसके पास घर है, बीटा का ज़मीन है और 2 बीघा ज़मीन भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी बुलेट मिलता है। आप बुलेट दीजिए, आप दहेज दीजिए, मना नहीं है, लेकिन आप अपने पड़ोसियों का भी तो इतना ख़्याल रखिए कि अगर अल्लाह ने किसी गरीब को 4 बेटियाँ दे दी है, वो क्या करे? तो उसकी बेटी अगर किसी के साथ कुछ गलत करके चला जाता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ वो लड़की या उसका बाप नहीं है। आप, हम और ये पूरे समाज उसके ज़िम्मेदार हैं कि हमने ये चलन पैदा कर दिया कि हम इतने दहेज देंगे, हम इतने शादियों में दावत करेंगे, हम इतने लोगों को बुलाएँगे, हम इतना खाना खिलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप गरीब का ख़्याल तो रखे ही नहीं। एक चीज़ मैं बात कर रहा था तो बात से भटक गए हम। मैं बात कर रहा था ईसाइयों की। ईसाई में कमिश्नरी होती है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं जिन्हें उस हिसाब से दिया है, उन लोग की एक टीम होती है और उसके बाद जो लोग कमज़ोर होते हैं, चाहे शैक्षणिक एतबार से हो या फिर शादी-ब्याह के मामले में, तो एक कमेटी होती है और फिर ज़रूरत के हिसाब से मदद करते हैं। तो हमारे कौम में इस तरह की लोगों की कमी है, जो है वो अपने आप से मतलब रखते हैं और कुछ है भी तो उन्हें करने का मौका नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता है लोगों का। सर, हमारे यहाँ पे भी एक कम्युनिटी का मैं नाम लूँगा। ईसाइयों के बारे में आपने जो कहा मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक कम्युनिटी, बोहरा समाज है हमारे मुस्लिम में। बोहरा समाज, बोहरा समाज जो अपने सदका, फ़ितरा, ज़कात जो देता है ना, वो बाँट के नहीं देता है कि हमने 10 रुपया उसको, 20 रुपया उसको, 200 उसको, 500 उसको, वो नहीं देता है। वो पूरे इकट्ठा करते हैं और वो एक रिश्तेदार को बुला कर देता है कि आप ये ले लो, इस साल आपका ये 20 लाख रुपया हुआ है, ये 20 लाख से आप एक 10 लाख का लीज का मकान ले लो, 10 लाख से आप धंधा शुरू कर लो, अगले साल वो बंदा खुद ज़कात देने लायक हो जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना मानते हैं? लगभग 1 करोड़ से समथिंग। मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूँ मैं। 30 से 35। 25-30 करोड़ आप मानते हैं? 25-30 करोड़ का आप ये तो मानते हैं ना कि 25-30 करोड़ में 25-30 करोड़ लोग फितरा तो देता ही है। अगर मुसलमान, सारा मुसलमान इकट्ठा होकर के अगर चाहे कि फितरे का पैसा जमा कर दे, 25 करोड़ इंटू कम से कम 100 रुपया। अब फितरे का भी अलग अलग सिस्टम है। फितरा बोलता है कि 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो चावल ठीक है, या जो भी बोलता है 2.5 किलो गेहूँ या अनाज जो भी होता है, उसके हिसाब से आप जो खाते हैं, अगर आप 100 रुपया केजी खाते हैं तो उसके हिसाब से आपको फितरा देना है। अगर आप 25 रुपया किलो खाते हैं तो उसके हिसाब से फितरा देना है। अगर फितरा आप जमा कर लेंगे ना तो 25 इंटू 100 आप इकट्ठा कीजिए कितना होता है, और उसमें से एक यूनिवर्सिटी बन सकता है, एक हॉस्पिटल बन सकता है। अगर आप चाहें तो उसको गरीबों के लिए फ्री मुफ्त इलाज कर दें। एक दिन फितरे का पैसा अगर किसी गरीब को ना मिले तो भूखा नहीं मरेगा, सबको देने वाला मालिक है, वो चलेगा। लेकिन अगर ये पैसा इकट्ठा करके अगर कोई भी मुसलमानों का इदारा आज
कम हलाला है या आपका क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड है, ये लोग अगर कुछ करना चाहे कि भाई ऐसा-ऐसा करें इस सिस्टम से, बड़े-बड़े लोगों को आना पड़ेगा। देखिए हम जैसे लोगों से ये होगा नहीं। बड़े-बड़े लोगों को इसमें आकर के वो पैसा इकट्ठा करके आप कुछ कर सकते हैं। देखिए आज़ादी से पहले अगर आप जाइएगा तो आज हिंदुस्तान में जो देखने लायक ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सारे मुसलमानों ने बनाया है। मगर आज़ादी के बाद आप बताइए क्या बनाया है? तो आज़ादी के बाद अगर हम लोग करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारी बच्चियों को कहीं पे अगर हिजाब के हिसाब से कॉलेज में जाने को मना कर रहा है, हमको ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज 25 साल में 25 यूनिवर्सिटी बना लिए होते तो हमारी बच्चियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम खुद ही सब कुछ में सक्षम होते। लेकिन हम खाने में और आजकल जो इस्लाम में नहीं कहा जाता, मैंने एक तकरीर सुना था और तकरीर का मैं ज़िक्र करता हूँ आपके पास कि एक मौलाना कह रहे थे कि जब पहले के ज़माने में इस्लाम में पहले जब लोग जाते थे बस में या कहीं पे सफ़र करते थे तो हर मुसलमान फजर की नमाज़ पढ़ करके दुकानें खोल लेते थे और ईसा की नमाज से पहले सब दुकानें बंद हो जाती थी। आज उल्टा हो गया है। आज आप जाइए तो भोरे भोर हर हिंदू भाई जो हैं हमारे, वो लोग दुकान खोलते हैं और वो अपने घर के आगे रंगोली वगैरह बनाते हैं और शाम को 10 बजे के बाद वो लोग दुकानें बंद कर देते हैं। और मुस्लिम मोहल्ला में आप जाइए तो 12 बजे 2 बजे रात तक भी आपको खाना मिलेगा और 11 बजे जाएगा तो सुबह ही नहीं होता। एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा था कि अगर आपको मौका मिले कभी कुछ करने का कि समाज को हम सही दिशा पे लेकर आए, उस चीज़ को बता पाएंगे आप? सर देखिए अकेले तो किसी के बस की बात नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी बात करना फजूल है। हाँ, अगर उसमें मुझे कोई अगर ऐसा किया और उसमें मुझे हिस्सा लेने का स्वभाव मिला तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। जिस पंचायत से आप हैं, समेसर पंचायत से, हाँ, आपने उससे चुनाव भी लड़ा, कहीं ऐसी समस्या है उस पंचायत के? एक सीतागाछ की पुल है, टहू बस्ती का पुल है, समेसर का पुल है, कई ऐसी सड़कें हैं जो जर्जर है, कई ऐसी कब्रिस्तान है जहाँ की जिसकी घेराबंदी का मसला है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा सांसद है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे समेसर पंचायत को लेकर के? जी बिल्कुल, मैंने टप्पू बस्ती का जो पुल के लिए उसके लिए मैंने अंजार साहब के पास 2 बार गया भी था और होना चाहिए। अब हमारे आमबारी में एक कब्रिस्तान की ज़मीन है जहाँ पे मतलब वो अब कब्रिस्तान तो मतलब है वो, लेकिन अब उसको मुकम्मल तौर पे करना ज़रूरी है। वो गवर्नमेंट लैंड है। पहले के ज़माने में बूढ़ों से मैंने सुना है कि वहाँ कब्र थी और अब खाली पड़ी है। उस चीज़ के लिए मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरी बात भी हुई है 1-2 आदमी से अभी, वो जाना भी है, लेकिन अंजार साहब शायद बाहर हैं तो आने के बाद हम इंशाअल्लाह जाएँगे उसके पास। अख्तुल ईमान को लेकर आप कह रहे थे कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। सर देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं एमआईएम का कट्टर हूँ या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए चूँकि हम लोग उसको पहले सपोर्ट किए हैं तो हम समझते हैं कि एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। उनके जो विधायक थे विधानसभा में काफ़ी मेहनत, मैं समझता हूँ कि शायद आपने भी सपोर्ट किया होगा या शायद और भी लोगों ने, एक परिवर्तन का माहौल चला, लोगों ने मस्जिद के कुछ 5-5 विधायक, लेकिन उनके विधायक अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए या फिर ये लोग खुद रहना नहीं चाह रहे थे? सर देखिए, इस बात को तो मैं पक्का नहीं मालूम कि भाई वो संभाल नहीं पाए या ये लोग अपने आप ही किए। ये बात तो बेशक वही लोग जानेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और मैंने कभी इस चीज़ पे ज़िक्र भी नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में सही नॉलेज नहीं। हमारे समाज में अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि छोटी-छोटी बातों पर हम थाना पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर हमारे साथ क्या सलूक होता है, हमारे लोगों के साथ, बात-बात पर एक अगर आप आवेदन लिखने जाएँगे तो पहले आपको 100 रुपया पकड़ना पड़ता है, जो किसी छुपी हुई नाम कैमरा बोलने में शक नहीं है। क्यों ना एक ऐसा मुयस्सरा काम हो कि मामलों को हल किया जाए अपने स्तर से? सर देखिए, इसमें जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का मैं इसमें 100% दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो तो देखिए कुछ चीज़ों को डराने धमकाने के लिए होता ही है, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई भी उगलवाना होता है और बहुत तरह की बातें भी हैं। लेकिन हमारे समाज में लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बर्दाश्त करने की थोड़ी शक्ति रखिए और उलझ के हर कुछ दौड़ के थाना चले जाना, किसी के ऊपर केस कर देना, पहले समाज में बैठ के अपने आप से बात कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि समाज में मतलब अपने घर के आस पड़ोस को लेके पहले बैठना चाहिए। ये नहीं कि भाई फलाना नेता है उसको बुलाएंगे, वो करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ लोग सुधारते भी हैं, कुछ लोग इसमें उलझाते भी हैं कि शायद हमको कुछ ना कुछ मिल जाए।
तो हम चाहेंगे कि पहले आस पड़ोस के लोगों को लेकर के आप बैठिए, अपने बीच में अगर हल हो जाए तो बेहतर है। समयसर पंचायत का मुखिया में चुनाव लड़े थे, अब आगे क्या इरादा है? क्या आप कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को या फिर यहाँ से बैक हो जाएँगे? सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम बैक हो जाएँगे या फिर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम देखेंगे, अभी 3 साल 4 साल टाइम है, अगर पब्लिक हमको चाहेगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। ये समाज सेवा आप करते भी रहते हैं। काफ़ी सारी लोग हम चाहेंगे कि जब आप चुनाव में नहीं आए थे, जो आपकी लाइफ़ थी एक और अब का जो लाइफ़ है, किस तरह लोग आ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें किस तरह बढ़ी है? दोनों अनुभव को हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप शेयर करें। सर देखिए पहले तो मैं काफ़ी टाइम बैंगलोर में रह गया तो बहुत लोग मुझे जानते भी नहीं थे। अब जानते हैं और लोगों की जो नज़रों में आज मुझे मोहब्बत देखने को मिल रही है मेरे प्रति। इस मोहब्बत को बरकरार रख पाएँगे आप? इंशाल्लाह कोशिश तो जारी रहेगी कि हम कोई आखिरी मैसेज हो ख़ास करके समयसर पंचायत के लोगों से जो आप रिक्वेस्टली उन्हें कहना चाहें? सर देखिए मैं हमारे समयसर पंचायत के नहीं तमाम लोगों को कहना ये चाहूँगा कि एक तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। एजुकेशन के मामले में एकदम हम लोग ख़ास करके मुस्लिम कौम बहुत पीछे है। बहुत मेहनत करें और अपने बच्चों को पढ़ाएँ, चाहे थोड़ी तकलीफ़ भी सही, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने घर वाले माहौल में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को गाली-गलौच करते हुए। मैं चाहूँगा कि ये ना हो। बच्चों को गाली-गलौच ना करें, आप उसको प्यार से समझाएँ। एक आप लोगों ने शायद देखा होगा अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कपिल शर्मा शो में मैंने एक कॉमेडी देखा था। उसमें एक अमीर के बच्चे ने किसी के ऊपर थूक दिया समझ लीजिए, तो उसने बोला कि बेटा ये गंदी बात है, सॉरी बोलो अंकल को। और एक गरीब का बच्चा भी थूका था, दोनों दोस्त थे। गरीब ने उसको गाली-गलौच करते हुए 2-4 चाँटे मार दिए। तो थोड़ी-सी अपनी अगर हो तो अपने घर के बच्चों को गाली-गलौच ना करें, जितना हो मोहब्बत से समझाएँ और पढ़ने के लिए आप उसको जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी दें कि भई हम अपनी हैसियत के हिसाब से हर आदमी उसको फैसिलिटी दे कि हम मेरे बच्चों को पढ़ाना ही मेरा मकसद बन जाए। अगर आपका बच्चा एजुकेशन होगा ना तो आज जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं मुस्लिम, बेगुनाह मुस्लिम जो जेल में हैं, उसका केस लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर आपके बच्चे को पढ़ाएँगे, लिखाएँगे तो आज आप जैसे बताएँ ना कि थाने में जाने के लिए ₹100 देना पड़ता है। हो सकता है आपके नॉलेज में अच्छी हो तो आप ₹100 देना ना पड़े। आपके बात व्यवहार से शायद आपको नॉलेज हो, कानूनी दाँव-पेच आपको आती हो, तो ₹100 देने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। थैंक यू। नेताओं से रोज़ हम मिलते हैं, हालाँकि दीगर बात है कि मुखिया में चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक ऐसे लोग से एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको रूबरू करवा रहे थे, जो बहुत नीचे से और बहुत ऊपर तक आए हैं बिज़नेस की दुनिया में। इनका एक अपना नाम है मार्बल नेशनल क्लासिक टाइल्स एंड मार्बल, जो कि बहादुरगंज कॉलेज चौक में है। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है तो आप आकर यहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनका एक अपना नाम है। एक संघर्ष किया है इन्होंने और बहुत अच्छी-अच्छी बातों को ये बता रहे थे। हम चाहेंगे कि इनके दरमियान, हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इसको लेकर आप भी अपनी राय मर्यादित तरीके से, सभ्य तरीके से रख सकते हैं। अगर बातों के दरमियान कोई बातें चाहे उनसे या हमसे अगर गलत निकली हो तो उसके लिए हम दोनों की तरफ से हम माफ़ी के खस्तोगार भी हैं। विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि फिर आएँगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।